अरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय सुरक्षा के बाह्य आयाम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान और चीन के साथ जो है युद्धों सहित उनकी सुरक्षा समस्याएं। हालांकि पाकिस्तान और चीन के साथ सुरक्षा समस्याओं के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। भारत और चीन के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हैं हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसके पहले भी सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं। अब बहुत कुछ भारत और चीन के बारे में, सुरक्षा समस्याओं के बारे में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं। तो काफ़ी कुछ हम लोग इसमें पढ़े हैं, वही चीज़ें एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 और 48 के बारे में। यहाँ हमको कौन सी सुरक्षा समस्याएं पैदा हुई थी, ये तो फिलहाल एक समय देखा जाए तो 1947 में ही भारत को आज़ादी भी मिली थी और इसी समय ये पहली लड़ाई भी शुरू हो गई थी। मात्र 1.5 महीने बाद अगस्त में आज़ादी मिली और अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण भी कर दिया था, वो भी कश्मीर को लेके। ठीक है, कश्मीर क्या उस समय देखा जाए तो 2-3 रियासतें थीं जो विवादित थी। सबका जो है सबसे जो है लगभग वो नाखुश ही था। असब का बदला उसने लिया था 1947 में ये कश्मीर पर आक्रमण करके। ठीक है, चलिए भारत को आज़ादी 1947 में मिली, 1947 में मिली। भारत की आज़ादी के साथ ही भारत के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान नामक एक नवजात मुस्लिम राष्ट्र ने इस विश्व जगत में प्रवेश किया। विवादों के बीच ही दोनों राष्ट्रों का विभाजन हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम धार्मिक विवाद के अतिरिक्त कुछ रियासतों के भी विवाद थे, जिनका अध्ययन हमें करना होगा। इसमें जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर रियासतें थी। उस समय जूनागढ़ एवं हैदराबाद को तो किसी प्रकार सुलझा लिया गया, लेकिन कश्मीर रियासत की समस्या आज तक बनी हुई है। और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में 4 बार युद्ध भी हो चुका है, जिसका हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। फिलहाल युद्ध तो 4 बार ही हुआ है मित्रों, लेकिन सीमा पर झड़प, गोलाबारी, आतंकवादी घटनाएं, विस्फोट, ये सब चीज़ें बराबर चलता रहता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हमेशा चलता है। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या के बारे में। अब देखिए हैदराबाद की समस्या जो है, आज़ादी के बाद सबसे अमीर राज्य था हैदराबाद, जिसका क्षेत्रफल लगभग 42,000 वर्ग मील था। अधिकांश जनता वहाँ की हिंदू थे, लेकिन वहाँ के शासक या निजाम जो है वो मुसलमान थे। 12 जून 1947 को निजाम ने अपना निर्णय सुनाया कि वो किसी राज्य में विलय नहीं करेंगे, बल्कि अपना एक हैदराबाद को लेकर अपना स्वतंत्र रहेंगे। भारत एवं हैदराबाद के बीच 29 नवंबर 1947 को यथास्थिति समझौता भी हुआ कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। ठीक है, समझौते में निर्णय लिया गया कि विदेश विभाग, संचार विभाग एवं सुरक्षा विभाग का जिम्मा जो है भारत के कंधों पर रहेगा। इसलिए रहेगा कि ये जो है हैदराबाद, आप लोग देखते भी होंगे मैप में भी कि ये भारत के बीच में स्थित है। अगर इसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था अगर जो है हैदराबाद की निजाम के भरोसे रखा जाए तो भारत के अन्य क्षेत्र खतरे में पड़ सकते थे। इसीलिए ये सारी चीज़ें, विदेश विभाग, संचार विभाग और सुरक्षा विभाग का जिम्मा जो है भारत के कंधों पर रहेगा। और हैदराबाद के निजाम ने किया क्या, इतना जो है चालाकी दिखाया उसने कि पाकिस्तानी सैनिकों की सेना में भर्ती प्रारंभ कर दी, और जिससे हिंदू जनता पर अत्याचार करने के लिए, और जिसे रजाकारों की सेना भी कहा जाता है, तो रजाकारों की सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर लूटपाट और आगजनी प्रारंभ कर दी। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल जे एल चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 18 सितंबर को हैदराबाद की नियमित एवं रजाकारों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में जो है हैदराबाद में जनमत संग्रह कराकर उसको भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, संक्षिप्त में जूनागढ़ की समस्या भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आज़ादी के समय प्रथम विवाद जूनागढ़ से। ये छोटा सा राज्य था जिसका क्षेत्रफल लगभग 4,000 वर्ग मील था। ठीक है, जूनागढ़ जो गुजरात राज्य के बगल में ही है, और ये जनसंख्या इसकी 7,50,000, जिसमें 80% हिंदू एवं 20% मुसलमान थे। शासक या नवाब वहाँ का मुसलमान था। अब 15 अगस्त 1947 को नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय की घोषणा भी कर दी। हिंदू जनता वहाँ से नाराज हो गई, क्योंकि वह भारत में मिलना चाहती थी। भाई 80% हिंदू हैं, तो कोई 80% हिंदू वाला जनसंख्या वाला राज्य कभी नहीं चाहेगा कि वो अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य में उसका विलय किया जाए। हिंदू जनता नाराज हो गई, वो भारत में मिलना चाहती थी। और वहीं पर बाबरीगढ़ एवं मंगरोल रियासतें जो थी वो भी भारत में मिल गई थी, जिसे नवाब अपनी ही रियासत मानते थे, और नवाब द्वारा वहां पर सेना का प्रयोग भी किया गया, क्योंकि वो भारत में मिल गई थी। और वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो वहां पर सैनिक कार्यवाही नवाब की और तेज हुई। जब तो फिर जनता के निवेदन पर भारत की सैनिक टुकड़ियां संपूर्ण जूनागढ़ में फैल गई, और 9 नवंबर 1947 को संपूर्ण सत्ता भारत के हाथ में आ गई, और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। 1,80,000 में मात्र 51 मत जो है पाकिस्तान के पक्ष में पड़े, और तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हीं के दिशा निर्देश में सारी कार्यवाही सफल रूप से हुई थी। ठीक है,
आगे हम पढ़ेंगे भारत विभाजन के कारण। भारत का विभाजन क्यों हुआ था मित्रों? अब देखेंगे भारत विभाजन के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि आप लोगों से कभी कभी ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो इसमें देखा जाए तो नेहरू जी का सत्ता प्रेम, कई प्रकार से हम इसमें कई पार्टों में क्या बोलते हैं, कई मुख्य मुख्य टॉपिक में हमने इसको बांटा है। जैसे नेहरू जी का सत्ता प्रेम, नेहरू जी सत्ता को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर प्रथम प्रधानमंत्री जिन्ना को बनाया जाता तो संभवतः भारत का विभाजन ही नहीं होता। लेकिन नेहरू जी चाहते थे ना कि हमको सत्ता हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और वो भी हर कीमत पर सर्वोच्च पद चाहते थे। गांधी जी का नेहरू प्रेम, नेहरू जी चुनाव हारने के बाद भी प्रधानमंत्री केवल इसलिए बन पाए क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे। जिन्ना की हठधर्मिता, जिन्ना विभाजन की मांग पर बिल्कुल अड़ा रहा। भाई अड़ा क्यों न रहे, या तो उसको जो है अखंड भारत का पहला जो है उसको राष्ट्रपति बनाया जाए या फिर प्रधानमंत्री बनाया जाए, तब तो संतुष्ट रहे। ठीक। माउंटबेटन की योजना जो थी, माउंटबेटन की योजना बहुत दिनों तक कश्मीर को लेकर अस्पष्ट थी। भाई पहले वो चाहते थे कि जो है वो कश्मीर को, पहले उन्होंने राजा साहब को, राजा हरि सिंह को सलाह दी कि कश्मीर को जो है पाकिस्तान में विलय कीजिए। बाद में कहा कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं, भारत में विलय कीजिए। यानी इसकी स्थिति जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको सलाह नहीं दे पाए थे। बहुत समय इसमें चला गया, जिसके कारण राजा साहब, ये महाराजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय ले लिया। ठीक है। सांप्रदायिकता, लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और दंगों से बचने के लिए भारत विभाजन का निर्णय लिया जाना स्वाभाविक था। तत्कालीन परिस्थितियां भी वही थी, दंगों के कारण एक साथ रहना संभव नहीं लग रहा था। फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति थी। हिंदू मुस्लिम एकता के बीच विवाद पैदा करना, यही अंग्रेजों की नीति थी और जाते जाते वो करके गए। सत्ता की आकांक्षा, नेहरू जी एवं जिन्ना दोनों के सर्वोच्च पद पाने की आकांक्षा थी, और जिसके कारण जो है सर्वोच्च पद के चक्कर में, भाई जब दो राज्य होंगे तो दोनों में सर्वोच्च पद होगा, तभी एक एक मिलेगा। एक राज्य होगा तो एक को ही सर्वोच्च पद मिलेगा, ये दोनों नहीं चाहते थे। ठीक है। चलिए, भारत पाकिस्तान विभाजन के उभय दंश, उभय दंश का मतलब दोनों के विभाजन के समय भारतीय पाकिस्तान नागरिकों को क्या तकलीफ उठाना पड़ा। पहला नंबर, मातृभूमि छोड़ने की पीड़ा। भाई अधिकांश हिंदू पाकिस्तान क्षेत्र में थे, वो भारत में आ गए। अधिकांश भारत में मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान की ओर चले गए। तो पहला तकलीफ तो इनको यही था कि जहाँ पर जो लोग थे, हमेशा बचपन से रह रहे थे, उनको छोड़कर एक नए स्थान पर बसना पड़ा उनको। परिवारजनों एवं रिश्तेदारों को छोड़ने का कष्ट। भाई बहुत से रिश्तेदार कभी भारत में चले आए तो उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में ही बने रह गए, कोई यहाँ पे जो है पाकिस्तान चले गए तो उनके रिश्तेदार भारत में ही रह गए। तो ऐसी स्थिति में रिश्तेदारों को भी छोड़ने में जो कष्ट तो होता ही है। ठीक है। नए अनजान स्थान पर बसना, भाई ये भी निश्चित नहीं था कि जहाँ हम बसेंगे वहाँ का माहौल कैसा होगा। एक अनजान स्थान की स्थिति जो है उनको तकलीफदायक तो थी। सांप्रदायिक दंगे एवं कत्लेआम, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, ये सब चल ही रहा था। असुविधायुक्त एवं कष्टकारक यात्रा, मित्रों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वो भी खतरनाक था, वो भी पैदल यात्रा। भारी संख्या में भीड़ की, ज़्यादातर यात्राएं पैदल हुई हैं। रास्ते में वो भी जो है भूख प्यास से बहुत से लोग, बहुत से बूढ़े, बहुत से बच्चे रास्ते में ही बिलख बिलख कर या तो अपने प्राण दे दिए होंगे या तो उनकी स्थिति कष्टदायक ही रही होगी। आज़ादी के सुनहरे भविष्य का सपना टूटना, जैसे गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य होगा तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहेंगे। अब आज़ादी के समय यहाँ जो है कुछ उल्टा ही हो रहा था। ठीक है। यात्रा के दौरान भूख से बिलबिलाती जनता एवं मासूम बच्चे, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। जबरन हत्या, बलात्कार, गुलामी आदि, इसमें भी जो है वही कुछ नहीं बताना है। जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को जो है या तो काट दिया जाता था या तो उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। तो वो यही हुआ था जो है उस समय। तो जब वहाँ हुआ तो यहाँ वाले भी जो है, सिखों ने भी वही कार्य शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर तो जो है गांधी जी और नेहरू जी ने काफ़ी हद तक इन सब लोगों को बचा के रखा, तभी आज भारत में अधिकांश जनता मुसलमानों की बची हुई है। अगर वही स्थिति होती यहाँ पर भी, कोई बचाने वाला हिंदुओं के समान, जैसे हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं था पाकिस्तान में, उसी तरह यहाँ भी वही होता तो संभवतः यहाँ भी मुस्लिमों की संख्या अधिक बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। नए स्थान पर अभी संपत्ति का छूटना, भाई संपत्ति अपने अपना कोई सब लोग लेकर तो जा नहीं पाए। कुछ जो धन दौलत तो बटोर के ले जा सके, लेकिन जो है अचल संपत्ति तो छोड़ के ही जाना पड़ा था दोनों स्थान पे। नए स्थान पर अविश्वास की भावना, भाई नया स्थान है जो निश्चित ही ना हो। हम भारत में, कोई पाकिस्तान से आके भारत में बसना चाहता है, बसने आए तो उनको हमने ये था कि हम कहाँ बसेंगे, कैसे रहेंगे। ठीक है। तो ऐसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो लोग गए, उनके अंदर ये अविश्वास की भावना बराबर बनी रही। तो ये सारी चीज़ें जो है भारत के विभाजन का जो कष्ट है, उभयदम से जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें सामने सबके दृष्टिगोचर जरूर हुई है।
आगे द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही दोनों राष्ट्रों का बंटवारा हुआ है ना। यह भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों का हिंदुओं से अलग पहचान बनाने वाला सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। यह सिद्धांत 1867 में हिंदी उर्दू विवाद पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान ने पेश किया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दो अलग राष्ट्र करार दिया गया कि भारत का जब विभाजन कभी होगा तो यहाँ हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में होगा। ठीक है। और 1930 में मोहम्मद इकबाल लिखा है मित्रों, लेकिन ये मोहम्मद इकबाल होना चाहिए। ठीक है। इकबाल ने इसी सिद्धांत के आधार पर हिंदू एवं मुस्लिम राज्य की स्थापना की वकालत भी की। आज़ादी के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। और वर्तमान समय में इस सिद्धांत का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना को ही माना जाता है और इसी सिद्धांत के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण होना था, लेकिन इस मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण होना था। हालांकि मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण तो हो गया, लेकिन जो है हमारे गांधी जी और नेहरू जी की वजह से हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाया और हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को भी यहाँ रोक कर एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया। ठीक है। चलिए, कश्मीर विवाद की उत्पत्ति। 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के सम्मेलन में कहा था कि प्रत्येक रियासत अपने भविष्य का निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्येक रियासत के शासक भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने हेतु निर्णय ले सकते हैं, किंतु निर्णय लेने के पूर्व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ही बार बार विवादों को ही जन्म न देने लगे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय तो ले लिया, किंतु शीघ्र ही कठिनाइयों में उलझ गए। कश्मीर नरेश ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने हेतु सिखों व हिंदू महासभा के नेताओं से विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम बाहुल्य आबादी तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ विलय हेतु पहले से ही प्रयत्नरत था। कश्मीर रहे नरेश हरि सिंह ने अपने रियासत के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने हेतु पाकिस्तान सरकार से एक यथास्थिति समझौता भी कर लिया। पाकिस्तान ने इस समझौते को सम्मेलन की पूर्व शर्त मानकर कश्मीर रियासत के रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने के साथ साथ अनाज, पेट्रोल, नमक एवं कपड़ों आदि की सप्लाई व्यवस्था को अवरुद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब एवं विस्फोटक होती चली गई। पाकिस्तान ने सशस्त्र कबायलियों को कश्मीर में प्रवेश कराना प्रारंभ कर दिया, जिसका उद्देश्य कश्मीरी जनता को महाराजा के विरुद्ध भड़काकर इस रियासत को पाकिस्तान में मिलाना था। पाकिस्तान की स्थापना और भारत की स्वतंत्रता के मात्र 1.5 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार हेतु कबायली आक्रमण के साथ सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी और कश्मीर को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान ने शक्ति प्रयोग एवं विश्व जनमत प्राप्ति दोनों का प्रयोग किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर सैन्य संक्रिय, यानी कश्मीर की पहला संघर्ष, जो भारत पाकिस्तान का जो पहला संघर्ष जो अक्टूबर के महीने से शुरुआत हुई, तो 1947 और 48 को हम लोग मित्रों अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए।